हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड, मेंटर, एडुकेटर एट सिविल स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लेसेस इन न्यूज़ के इस सीरीज के नए एपिसोड में। और ये प्रीलिम्स 2022 के बाद का ये पहला एपिसोड है जहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर 2023 साइमल्टेनियसली। जो लोग 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब मेंस के लिए, तो उनके आईआर के पार्ट में, मतलब जो हमारा जीएस पेपर में जो आईआर पार्ट है वो कवर हो सकता है। ठीक है, सो वेलकम वंस अगेन टू प्लेसेस इन न्यूज़। और कुछ खास न्यूज़ है, 3-4, एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स आईआर के जैसे कि क्वेश्चंस भर भर के आए थे। राइट, सो हम कुछ बाउंड्रीज, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइज, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी शेयर करिएगा, एंड देन विद इन 24 आवर्स यू कैन गेट द पीडीएफ डन। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, एंड साइमल्टेनियसली आपको पीडीएफ के साथ साथ इफ यू वांट आप मेंशन कर दीजिएगा, देन यू कैन गेट अ मेंटरशिप कॉल एज वेल, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, जस्ट अ काउंसलिंग कॉल दैट whether you are getting challenges, क्या प्रॉब्लम हो रही है। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है एजियन आइलैंड। एजियन आइलैंड, वैसे तो ये डिटेल्ड एनालिसिस है न्यूज़ की, लेकिन हम बात करेंगे कि ये इसमें से आप क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, आप ये देख रहे हो एजियन आइलैंड कहाँ पे है। ये है टर्की, ये है ग्रीस। ठीक है, सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पेपर में यही पूछा जाता है कि भाई ये आइलैंड है या फिर ये सी है, ये किसके बीच में आती है, कौन सी कंट्रीज के बीच में आती है, कौन से स्ट्रेट को ये पास करती है। राइट, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। सो शुरू करते हैं। अच्छा, ये पेपर में क्यों आया, मतलब न्यूज़ में क्यों आया? बेसिकली टर्की ने ग्रीस को कहा है कि भाई आप जितने भी आइलैंड्स आपके पास हैं उनको डीमिलिटराइज करिए। ठीक है, सो टर्की का ये ब्लेम लगाना ग्रीस पर कि ग्रीस के पास जितने भी आइलैंड हैं वो उसको मिलिटराइज कर रहा है, वो उसको आर्मी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है, अपनी आर्मी इस्टेब्लिश कर रहा है और एक तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहता है। ऑलराइट, सो टर्की ने ये कहा है कि यार ये जो ग्रीस कर रहा है वो हमारे किसी भी बायलैटरल टाइज में कहीं पे जो अग्रीमेंट है या फिर कहीं पे भी जो स्टेटस है, जो हमसे जो गारंटी की गई थी, वहां पे कहीं नहीं ऐसा मेंशन था। ग्रीस को ये सारे आइलैंड्स ग्रीस को दिए गए थे ताकि आप इसकी ब्यूटीफुलनेस, इसकी यूज, इसकी जो कैपेसिटी थी, इसको और ग्रो करें, ना कि इसको मिलिटराइज करें, मतलब कि इसको आप कंट्रोल में करें। सो आप देख सकते हो टर्की हैज वॉन्ट ग्रीस टू डीमिलिटराइज आइलैंड्स इन एजियन सी। ऑलराइट, ये न्यूज में इसीलिए आई है कि टर्की सेज that Greece has been building a military presence in violation of treaties that has been guaranteed under the unarmed status. ठीक है, so it argues that island was ceded to Greece on a condition that they remained. समझ में आ गई बात जो मैंने आपसे कहा था अभी, कि ये आइलैंड इसी आधार पे दिया गया था ग्रीस को कि भाई आप कभी भी जीवन में इसको मिलिटराइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमेशा डीमिलिटराइज रहेगा, ये ओपन रहेगा फॉर एवरीबडी एंड स्पेसिफिकली फॉर टर्की। ऑलराइट, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन दोस्तों, वैसे तो ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है ये उतना कुछ खास नहीं है। वैसे यहाँ पे दिया गया है कि बॉस्फोरस एंड डार्डेनल स्ट्रेट, तो डार्डेनल स्ट्रेट ये है, इसको लगभग मीट करता है। और आप देख सकते हो सी ऑफ मरमरा, एजियन सी ये है, सी ऑफ मरमरा ये है, और टर्की के ऊपर ही साइड में आपका ब्लैक सी आता है। अगर आप इमेज देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इमेज है, तो ये देखो आप। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। एजियन सी दोस्तों बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर सी रहा है, और आसपास के इसके आइलैंड्स बहुत ही पॉपुलर हैं। मूवीज वगैरह की शूटिंग बहुत होती है यहाँ पे। और इसका जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो क्रेट यहाँ पे आता है, वो यहाँ कहीं आता है। क्रेटी या फिर क्रेट आप कह सकते हो, क्रेट आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है वहाँ पे। और सबसे फेमस जो आइलैंड है वो आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो है सेंटोरिनी। सेंटोरिनी, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग वगैरह भी हुई है, तो आप
आपका जो आज का सवाल ये है कि भाई सेंटोरिनी आइलैंड कहाँ पड़ता है, यहाँ 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 यहाँ, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कहाँ पे है सेंटोरिनी आइलैंड। ठीक है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये सारा एरिया, ये ना ये ट्राइबल एरिया है, ये सारा एरिया लगभग ये ट्राइबल एरिया है। ओके, और जो सिटी वाला एरिया है ना, जहाँ पे सिटी स्टेट, जहाँ पे स्टेट है मतलब राज्य है, सरकार है, पुलिस है, वो सारे ये एरियाज हैं। ये वाला एरिया, ये आइलैंड्स जो हैं वो आपके सिटी स्टेट वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किधर पड़ता है, ये टर्की है। सो बेसिकली ये एक एलोंगेटेड एम्बेमेंट है बेसिकली, किसका, मेडिटेरेनियन सी का एक एलोंगेटेड एम्बेमेंट, मतलब मेडिटेरेनियन सी से ही निकल के एजियन सी आया है, और ये अपने यूरोप और एशिया को एक्चुअली उसके बीच में पड़ता है। इट्स नॉट टोटली यूरोप एंड इट्स नॉट टोटली एशिया, इट इज इन द मिडिल ऑफ समथिंग। सो आप ये देख रहे हो, ये यहां से शुरू हो जा रहा है, ये पूरा एशियान, इधर से मिडिल ईस्ट एशियान इस साइड, राइट, और ये आपका पूरा ये यूरोप कंट्रीज है। सो इट्स इन द मिडिल ऑफ द ये वाला पार्ट है मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर किसी चीज की भी हम करें, सो आई थिंक वो एक इमेजिनरी बन जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, इट्स इजी टू गेट एम्बेडेड। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आखिर कंट्रोल ऑफ द रीजन क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि द सी इज सिचुएटेड बिटवीन एंटोलिया एंड बाल्कन, ठीक है, पेनिनसुला, एंटोलिया एंड बाल्कन पेनिनसुला, एंड लाइज बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। ये है टर्की, ये है ग्रीस, आप ये भी ले सकते हो, ये टर्की, ये है ग्रीस, एंटोनियन पेनिनसुला के बिटवीन में ये आता है। 9 out of 12 ग्रीसेस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बॉर्डर द सी। ये पूरा का पूरा जितने भी हैं ये लगभग ग्रीस के बॉर्डर पे आते हैं, ऐसे लगभग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं। और शायद यही एक रीज़न है कि ये आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं उनको ये मिलिटराइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल बॉर्डर पे है। ऑलराइट, तीसरा, टर्किश प्रोविंसेस सच एज बालिकेशेर और कनाकेले, एरदेन, इजमेर, बॉर्डर ऑफ द एजियन ऑफ द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ठीक, ये वाला इजमेर, ये सर आप देख रहे हो, ये हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया क्या था, ठीक है। सो कंट्रोवर्सी क्या थी, कंट्रोवर्सी बिटवीन द टर्की एंड ग्रीस अफेक्टिंग रिलेशनशिप सिंस 1970s। सो 1970 से ही ये कंट्रोवर्सी आ रही है। वो इसको ब्लेम कर रहे हैं कि ग्रीस को कि आप मिलिटराइज नहीं कर सकते हो, ग्रीस कह रहा है कि हम मिलिटराइज नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं अच्छे तरीके से ताकि वो एडमिनिस्टर हो, ताकि वो अथॉरिटी बनी रहे उसकी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं, एक तो नेटो के अलाइज हैं, नेटो के मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको सब पता ही होगा। अभी रिसेंटली इतना इशू हुआ हमारे यूक्रेन के साथ, लेकिन दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर अ रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग नॉट ओनली, सिर्फ ये मिलिटराइजेशन ऑफ आइलैंड के एक इशू नहीं है। दूसरा इशू देखो दोस्तों, आइलैंड की जब बात आती है ना, तो आइलैंड पे बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज अबंडेंस में होते हैं, तो सारे कंट्रीज ना मतलब एक दूसरे उनकी आंख लगी रहती है, क्योंकि खुद के कंट्रीज के आसपास तो सब हम मतलब एक तरीके से यूटिलाइज कर लिए होते हैं, रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते हैं, लेकिन ये कुछ इंडिपेंडेंट आइलैंड्स पे इतने भारी मात्रा में रिसोर्सेज होते हैं, तो हर कंट्रीज की नजर होती है। तो साइमल्टेनियसली ग्रीस और टर्की में भी एक और डिस्प्यूट की वजह है, वो है मिनरल एक्सप्लोरेशन इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड राइवल क्लेम्स इन द एजेंसी, ठीक है। ये वाला पूरा मेडिटेरेनियन सी का है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और रिसोर्सेज मिलते हैं जहां पे हेल्प कर सकते हैं लोगों को, कंट्रीज को। साइमल्टेनियसली ग्रीस मेंटेन्स टर्की हैज डेलिबरेटली मिस interpreted the treaties and says it has legal grounds to defend itself। अब ग्रीस का ये कहना है कि भाई टर्की ने आई थिंक अग्रीमेंट सही से पढ़ा नहीं था, टर्की ने जो भाई हमारा जो ट्रीटी है वो सही से पढ़ी नहीं है, उसको ये लग रहा है कि भाई हम लीगल ग्राउंड पे हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक। तो एक ये टसल है, आई थिंक इसमें यूएन बीच में आएगा, नहीं तो यूरोपियन यूनियन बीच में आएगा, इससे पहले मेरे ख्याल से नेटो बीच में आ जाएगा इनको सुलह कराने के लिए। लेट्स सी क्या है मामला, लेकिन एजेंसी की जो बात है वो मैंने आपको बता दी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरप्राइजिंग भी है, वो की है पैसिफिक नेशंस रिजेक्ट चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। मतलब कि
चाइना को एक्चुअली थोड़ी सी हार का सामना करना पड़ा है, थोड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और वो क्यों है? बेसिकली चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वांग यी, वो इन पैसिफिक आइलैंड्स पे गए थे, पैसिफिक नेशंस के पास गए थे अपना एक मेमोरेंडम लेके, अपनी एक प्रोजेक्ट लेके, ठीक है, एक प्रपोजल लेके गए थे। और वो प्रपोजल बुरी तरह से खारिज कर दिया गया है। पैसिफिक नेशंस ने बोला है कि हम आपका प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब वो क्या है प्रपोजल, हम ये जानते हैं, ठीक है। आप ये इमेज देख रहे हो, पूरी इमेज आप ध्यान से देख लो, अभी हम समझेंगे इसको। सो बेसिकली China has suffered a big diplomatic humiliation in the Pacific. 10 islands nation in the region rejected China's proposal of Security Pact. अभी सिक्योरिटी पैक्ट में क्या क्या आता है? ये मेंस पेपर 2 का आपके बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग अग्रीमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि चाइना को इन्होंने भाव नहीं दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इनके पास ऐसा क्या है, राइट? ये कौन है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पे आती हैं, क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक है। न्यूज में आया था, बता दिया मैंने आपको। दूसरा, ये सीक्रेट डील थी, ये बेसिकली कहीं से लीक हो गई और फिर सोशल मीडिया पर, पब्लिक मीडिया पे ये वायरल हो गई एंड चाइनीज गवर्नमेंट को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा था। सो कॉन्स्पिक्यूअस फीचर्स ऑफ द पैक्ट, फैक्ट क्या थे? अब इस पैक्ट के फीचर्स कुछ ऐसे थे दोस्तों, जहां पे ये दावा कर रहे थे कि जो वांग यी हैं वो इन सारे पैसिफिक नेशंस के पास जाके, जो भी इनके वजीर आजम होंगे, जो लीड कर रहे होंगे, उनको ये कह रहे थे कि भाई आपकी हम पुलिस को ट्रेन करेंगे, आपका हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी टाइट करेंगे, क्योंकि अब ग्लोबल, इंटरनेशनल और इंटरनेट का ज़माना आ गया है। दूसरा, हम एक्सपैंड करेंगे अपनी पॉलिटिकल टाइज, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, आपके जो आइलैंड्स हैं उनके बीच में हम एक यूनिटी लेके आएंगे। तीसरा, चौथा इन्होंने कहा था कि कंडक्ट सेंसिटिव मराइन मैपिंग, ये पूरी मराइन मैपिंग हम करेंगे ताकि आपको मराइन से रिलेटेड कोई भी थ्रेट ना हो इन फ्यूचर फ्रॉम एनी XYZ कंट्रीज। अच्छा, पांचवा ये था, इन्होंने कहा था गेन ग्रेटर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज ऑन लैंड एंड इन वाटर। इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसे साइंटिस्ट, इनोवेटर्स हैं जो कि आपके ज़मीन पे जो रिसोर्सेज है उसकी हम सही वैल्यू निकाल सकें, उसका हम सही तरीके से उसको यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, ठीक। ये सारी चीज़ें बेसिकली चाइना ने ऑफर की थी पैसिफिक आइलैंड्स को, ठीक। हुआ क्या कि, और साइमल्टेनियसली पैसे, ढेर सारे पैसे, जैसे श्रीलंका को दिखाया था ना इन्होंने, पैसे ढेर सारे, ले लो तुम पैसे, ले लो डॉलर, ले लो ये ले लो, ठीक है, युआन ले लो, तो ढेर सारे पैसे। इन्होंने कहा था कि भाई हम मिलियंस ऑफ डॉलर आपको फाइनेंशियल एड देंगे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपका जो, आपके लोगों का जो भरण पोषण है वो अच्छा होगा। तो बहुत सारे सपने दिखाए थे, सपने बेचने की कोशिश किए थे, लेकिन बेच नहीं पाए अपने सपने। और एक भी इस यहाँ पे ये जो पूरा आपका पैसिफिक आइलैंड है ना, पैसिफिक नेशन आइलैंड, इसमें 15 कंट्रीज होती हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें से 10 आइलैंड नेशन ने साफ साफ इनको मना कर दिया, और 5 के पास तो ये जाने से ही रहे, बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे कंट्रोल करने में। मेजरली जो थे वो पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमो आइलैंड, फीजी, टोंगा, वेदांतु कह रहा हूँ, वनातु, ऑस्ट्रेलेशिया, अभी हम देखेंगे आगे, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स थे, ठीक है। ये देखिए, आपने ये मेंशन किया हुआ है इमेज में कि ये जो रेड पे बॉर्डर खींचा हुआ है रेड कलर का, यहाँ पे वांग यी ट्रिप पे गए थे, ठीक है। और जो ब्लू वाला है पैसिफिक आइलैंड विद टेरिटरीज और ऑफ अलाइन विद वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो बेसिकली ये मुद्दा था टोटली, और इन्होंने मना कर दिया था। सो ये हम डिटेल में समझेंगे। एक तो हम ये रीजन जानेंगे कि पैसिफिक आइलैंड नेशन ने रिजेक्ट क्यों कर दिया इस लॉलीपॉप को। अब इस लॉलीपॉप को क्यों इन्होंने रिजेक्ट किया, उसका सबसे पहला रीजन ये था कि भाई ये डिसइनजेन्युइन है, ठीक है, मतलब कि ये टोटली ढोंग टाइप का था, कपटी कहते हैं ना हिंदी में, कपटी कि मतलब इट्स लाइक ही वांटेड टू गिव 10 रुपीज, लेकिन वो चूस के लगभग 1000, 2000, 20,000 लेना चाहता था इन फ्यूचर, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट हैज डन टू ऑफर अ डिसइनजेन्युअस एंड वुड एंश्योर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। अब इनकी सरकार पे अगर चाइना की इन्फ्लुएंस आ जाए, इनकी सरकार पे, और इकोनॉमिक कंट्रोल चाइना के हाथ में चला जाए, तो भाई फिर वो आने वाली सिचुएशन हो जाएगी श्रीलंका और ताइवान वाली, राइट। सो
ये नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये मेजर पैसिफिक नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, पोलिनेशिया, हवाई भी आता है इसमें, मेलेनेशिया, जिसमें अलग अलग सोलोमो आइलैंड की बात हम अभी रिसेंटली किए थे, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया, फिजी, टोंगा, इन सब की बात ऑलरेडी न्यूज़ में चलती रहती है, लेकिन पहली बार ये खुल के इतनी ये सारे कंट्रीज जो हैं वो मना किया है, ठीक। और दूसरी चीज़, लैक एक रीजनल कंसेंसस का भी लैक था, मतलब कि ये लोग आपस में सहमत भी नहीं थे कि हम चाइना के साथ जाएं, तो ये भी बड़ा रीजन हो सकता है। ऑलराइट, सो आपको समझ में आ गया ये सारी कंट्रीज कहाँ पे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट आइलैंड क्यों बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए थर्ड हम आते हैं सेला टनल पे। सेला टनल दोस्तों ये मेंस पेपर 3 से रिलेटेड है, आपके एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है जो कि अपने डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो गया है। उसका नाम है सेला टनल, ठीक है। अब ये टनल क्या है? सेला टनल ये एक लॉन्गेस्ट बाईलेन टनल है, पूरे विश्व भर में सबसे लॉन्गेस्ट है। 1 किलोमीटर का ये पूरा टनल है, ऑल वेदर एक्सेस है, धूप, सर्दी, गर्मी, पानी, बरसात कुछ भी हो आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्रिटिकल फॉर आर्मी मूवमेंट, ओके। और ईयर राउंड एक्सेस टू तवांग। अब ये बोमडिला से होके दिरांग, फिर सेला टनल आता है और फिर तवांग आता है। तवांग वो एरिया है जहां पे चाइना कहता है कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स में हमारा क्लेम है। 1962 के युद्ध के बाद, 1962 के वॉर के बाद, इंडो चाइना जो वॉर हुआ था, तवांग का कुछ एरिया चाइना ने कैप्चर कर लिया था और उस कैप्चर्ड एरिया में से कुछ एरिया से वो लोग रिटर्न होके चले गए थे। सो बेसिकली उनका ये कहना है कि हमारा है ये एरिया कुछ। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही अच्छी डिसीजन थी, यहाँ तक कि हमें रोड पास बनाने की, और यहाँ हमारी मिलिट्री है, जो हमारी डिफेंस सिस्टम है, वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो, ठीक है। सो टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रो, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,800 नियर इंडो चाइना बॉर्डर। ये जो है वो 317 किलोमीटर लॉन्ग बालीपारा एंड चंद्रौर तवांग, BCTs को कहते हैं, BCT रोड, GT रोड, BCT रोड, राइट, विच कनेक्ट्स द वेस्ट कमेंग एंड ईस्ट कमेंग एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। मेन आपको ये जानना है इसमें कि भाई ये न्यूज़ में क्यों आई थी, ठीक है, और कनेक्ट कौन कौन से जगहों को ये करती है, और रीज़न क्या था इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट के रीज़न अब हम जानते हैं कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग, ठीक है, अदर फॉरवर्ड एरियाज इन दिस सेक्टर विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट द प्रोजेक्ट प्रोमाइसेस। यहाँ तक के लिए हमको कुछ भी रिसोर्सेज अगर चाहिए होंगे तो ईजिली अवेलेबल और ईजिली एक्सेसिबल हो जाएंगे, अब अफोर्डेबल भी हो जाएंगे, ऑफ कोर्स, राइट। एट द मोमेंट सेला पास स्टेज क्लोज्ड फॉर फ्यू विंटर मंथ्स, ठीक है, ये कुछ महीनों के लिए क्लोज भी हो जाता है ये। नाउ द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड अ न्यू अलाइनमेंट ऑन द एक्सेस टुवर्ड्स LAC, ठीक है, एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ मिलिट्री एंड सिविल व्हीकल्स थ्रू आउट द ईयर। सो यहाँ पे ना कि सिर्फ मिलिट्री का प्रेजेंस रहेगा, बल्कि देखा जाएगा सिविल, मिलिट्री, सारे लोग, एक सोसाइटी बसती हुई नजर आएगी, एक हेल्दी सोसाइटी बनती हुई नजर आएगी, सो दैट उनको नो मोर थ्रेट रहेगा इस एरिया में। जो अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया है, देयर वुड नॉट बी एनी थ्रेट एज सच। और सिग्निफिकेंस ऑफ इस टनल की हम बात कर लें कि चाइना जो है, इट्स टेकिंग मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना का जो इनिशिएटिव है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ब्रो किसका है? भारत का, ठीक है। सो चाइना अपने BRI इनिशिएटिव से मैसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। और ये आप जानते ही होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग चाइना ने ऐसे 15 जगह हैं जहां पे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एग्जिस्टिंग नेम्स को चेंज कर रखे, चाइनीज नेम दे रखे हैं। अब इसमें से कोई पास है, कोई रिवर है, कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कई सारी चीज़ें थी, राइट। पिछले साल ही अभी हमने दिसंबर में बात की थी इसकी। सो इन मिलिट्री प्रेजेंस द राल्प इज एन एरिया इन अरुणाचल प्रदेश अदर देन कमेंग एरिया, ठीक। Other than Kameng area consists of east and west Kameng district. The rest state is referred by the army as the RALP. यहां तक समझ में आ गया कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट न्यूज आज की है प्लेसेस इन न्यूज में, रामगढ़ विषधारी नोटिफाइज एज 52nd टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो मतलब कि टोटल टाइगर रिजर्व्स अब हो गए हमारे पास 52nd भारत में, ठीक। सो रामगढ़ कहां पे है? राजस्थान में है। और राजस्थान में और क्या क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर है, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सो रामगढ़
विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोटिफाइड एज टाइगर रिजर्व एज ए नॉड। कौन इसको अप्रूव करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ना कि स्टेट होगा, यहाँ पे यूनियन आएगा, सेंटर करती है, ठीक। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व क्या है? तो रामगढ़ विषाधरी लोकेटेड बुंडी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, और अजमेर से थोड़ी सी दूर पे ये पड़ता है, बुंडी डिस्ट्रिक्ट, पार्ट इन भिलवाड़ा एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। इट इज ऑल्सो नेम है यहाँ पे इंडियन वुल्फ, लेपर्ड, हाइना, चिंकारा, एंटीलोप, फॉक्सेस, अदर एनिमल्स भी हैं यहाँ पे। और 52nd टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान का चौथा है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व कौन है, या राजस्थान का 3rd टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये रिजर्व एरिया वगैरह हम उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा है, दो द टाइगर पॉपुलेशन इन रामगढ़ इटसेल्फ वाज नॉट हाई, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग रणथंबोर एंड मुकुंद टाइगर रिजर्व। तो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि कनेक्ट करता है रणथंबोर को और मुकुंद टाइगर रिजर्व को? वो है कौन सा? विषधारी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व। समझ में आ गई? 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया आपको। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, पूरा का पूरा मैंने फर्स्ट से लेके 52nd पूरा ये टाइगर रिजर्व्स है जितने भी इंडिया में हैं, और ये हमें डाटा मिला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, 1 2 3 4 जितने भी मैंने मेंशन किए हैं 52nd तक, ये पूरा इंडिया के मैप में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, ये नंबरिंग की गई है। सो बेसिकली ये टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है, ये बॉडी सेटअप हुई थी 1973 में, ठीक है। और कौन गवर्न करता है? गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको क्या करती है? एडमिनिस्टर करती है, चलाती है इसको, ठीक। नाउ अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर कैन बी एडिशनली डेजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व्स। समझ में आ गया आपको? चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, अगर वो सिग्निफिकेंटली फोकस करता है सिर्फ टाइगर्स पे, उनके प्रोटेक्शन पे, उनके ब्रीडिंग पे, तो वो टाइगर रिजर्व में आ सकता है, ठीक। सो अ टाइगर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट which is to be managed as an inviolate area and a buffer or peripheral area immediately abutting a core area which may be accorded as a lesser degree of habitat protection, ठीक है। तो एक ओपन एरिया में ये थोड़ा सा टाइगर रिजर्व्स को रखा जाता है, और थोड़ा सा हैबिटेट से दूर भी रखा जाता है। मतलब हैबिटेट से दूर मतलब जो पॉपुलेशन, जो आम जनमानस हैं, हम लोग वहाँ इजिली ना पहुँच जाएं, वैसे एरिया में रखा जाता है। सो दिस इज अ टिपिकल जोनेशन ऑफ अ टाइगर रिजर्व। ये आप इमेज देख सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आज का पूरा दिस इज न्यूज़ समझ में आया होगा। लिंक, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करिए और आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू सी आवर न्यू वीडियोज। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।